देखिए नीतीश जी अनप्रेडिक्टेबल है, उनको लेकर के कोई भी पत्रकार कोई प्रेडिक्शन करने से बचता है। वो कब कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, उनका क्या निर्णय होगा, कब किसको डिनर पर बुलाकर थाली खींच लेंगे, फिर जाकर थाली की जगह बड़ी सी हांडी लेकर चले जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, इस बार बिहार में कुछ परिस्थितियां बदलने वाली दिख रही हैं क्या? मुझे लगता है कि भाजपा को भी इस बात का इंतज़ार है और शायद राजद को भी इस बात का इंतज़ार है कि ये बफर एलिमेंट हटे तो हम आमने सामने की लड़ाई लड़ लें और जिसके नसीब में सत्ता हो वो सत्ता पा लें। कि बफर एलिमेंट्स के हटने का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, नीतीश कुमार को आप कोट करते हुए कह रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार के मुसलमानों में भी नाराज़गी दिख रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। आप मुझे बताइए अंसारुल भाई, मैं आपसे उल्टा ये प्रति प्रश्न करता हूँ कि क्या यह निर्णय नीतीश कुमार का है? जो एक जनरल परसेप्शन बना है और जो सवाल आपने वक्फ पर किया, मुझे पूरा डाउट है और मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि यह निर्णय नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार कम से कम ऐसा निर्णय नहीं ले सकते थे। जेडीयू क्या खत्म होने की कगार पर दिख रही है? आपको लगता है कि वो पार्टी एक रख पाएगी? कौन उसको एक रख पाएगा? संजय झा रख पाएंगे? विजय चौधरी रख पाएंगे? अब हम निशांत की भी बात कर लेते हैं। निशांत में वो मटेरियल दिखता है। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के तौर पे आते थे जिला स्कूल के मैदान में, तो जितनी भीड़ उनकी रैली में हुआ करती थी 96, 98, 99 के दौर में, वो भीड़ हम लोगों ने 94, 95 में देखा आनंद मोहन की रैलियों में। तो भीड़ कहाँ चली गई? बीच में इनको कुछ नहीं मिलेगा क्या? जो तीसरा विकल्प बनने की कोशिश में लगे हैं। अब प्रशांत किशोर निश्चित तौर पे एक विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो, मुझे लगता है, पार्टी तो उन्होंने 6-8 महीने पहले बनाई, लेकिन कोशिश तो वो पिछले 3 साल से कर रहे हैं। इस टीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं टॉक विद अंसारुल, और टॉक विद अंसारुल शो में आज बात बिहार की राजनीति की, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी। शशि शेखर जी, बहुत स्वागत है आपका। बिहार की राजनीति एक बार फिर से गरमाई हुई है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, नए नए चेहरे भी जो है जोर आजमाइश कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, इस बार बिहार में कुछ परिस्थितियां बदलने वाली दिख रही हैं क्या? नहीं, देखिए, एक जो मतलब ये तो बड़ा गहरा सवाल है और इसका जवाब भी मतलब 1-2 लाइन में देना काफ़ी मुश्किल है कि क्या होगी परिस्थिति और नहीं होगी और कैसे बदलेगी। लेकिन जो पूर्व संकेत है, जो कर्टेन रेजर कहते हैं, तो इलेक्शन से पहले का जो कर्टेन रेजर दिख रहा है वो नीतीश जी के वीडियो से दिख रहा है। नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के जो एक कंसर्न मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया, पॉलिटिकल हलकों में, सियासी हलकों में है, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू के तौर पर उभर कर सामने आया। पिछले दिनों हम लोगों ने बार बार ये बात की कि क्या निशांत कुमार पॉलिटिक्स में आएंगे और आएंगे तो कब आएंगे, क्योंकि अगर उनकी एंट्री होती है तो एक आप बहुत महत्वपूर्ण बदलाव इस नज़रिए से मान सकते हैं कि जो बफर एलिमेंट ही कहूँगा मैं उसको, पॉलिटिकल पार्टी तो है ही, आरजेडी और भाजपा के बीच में है, वो नीतीश कुमार ही पिछले 20 साल से बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा को भी इस बात का इंतज़ार है और शायद राजद को भी इस बात का इंतज़ार है कि ये बफर एलिमेंट हटे तो हम आमने सामने की लड़ाई लड़ लें और जिसके नसीब में सत्ता हो वो सत्ता पा लें। तो वो बफर एलिमेंट नीतीश कुमार तो लगभग, अब ये आप भी मानेंगे, मैं भी मानता हूँ और लगभग सभी लोग ये मानेंगे कि नीतीश कुमार 2025 के अब अप्रासंगिक हो चले हैं और 2025 के इलेक्शन में भी शायद वो बहुत एक्टिव ना रहे, उतना इम्पैक्टफुल ना रहे। तो ये उम्मीद थी कि निशांत कुमार की एंट्री जो है होगी, और इस लिहाज से भी उम्मीद थी और है अभी भी बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों को कि अगर कोई इस तरह का एक सर्वमान्य चेहरा नहीं आता है तो नीतीश कुमार के बाद क्या जदयू बचा रह पाएगा? एक पार्टी के तौर पे क्या जदयू बचेगी या वो इस तरह बिखरेगी? निशांत कुमार पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपने एक बड़ा जिक्र किया कि बफर एलिमेंट्स के हटने का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। नीतीश कुमार को आप कोट करते हुए कह रहे हैं।
अब तो नीतीश कुमार के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार के मुसलमानों में भी नाराज़गी दिख रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। देखिए, वो नाराज़गी है नहीं है, इससे बड़ा सवाल ये है कि आप कल्पना कीजिए कि अगर नीतीश कुमार खुद से ये निर्णय लिया है क्या उन्होंने, और क्या वो नीतीश कुमार जो सीए एनआरसी 370 पे मतलब अपनी बात को, एनआरसी पे तो उन्होंने सदन के भीतर कहा था कि हम इसको लागू नहीं करेंगे बिहार में, तो ये वक्फ पर जो जेडीयू का जो रुझान है, जो उनका जो स्टेटमेंट आया है, आप मुझे बताइए अंसारुल भाई, मैं आपसे उल्टा ये प्रति प्रश्न करता हूँ कि क्या यह निर्णय नीतीश कुमार का है? मतलब इसमें लगता है कि ललन सिंह जो है इसमें ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को छोड़ के सबका रोल है, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो विजय चौधरी हो, चाहे और भी लोग हों, लेकिन इसमें जिसकी कोई भूमिका नहीं है वो नीतीश कुमार है। लेकिन चूंकि वो नेता है, वही लीडर है, तो भुगतना उन्हीं को पड़ेगा। इस लिहाज से जी इस लिहाज से हम लोग ये सोच रहे हैं या मान रहे थे कि ऑलमोस्ट उनको अप्रासंगिक तो कर ही दिया गया है। इस चुनाव से पहले तक उनको किनारे करके और आमने सामने की फेस टू फेस लड़ाई जैसी स्थिति बनाने की कोशिश बीजेपी की भी है और बीजेपी के द्वारा प्लांटेड जेडीयू के नेताओं की भी है, जिसका एक नतीजा इस सवाल का, ये सवाल भी है जो सवाल आपने पूछा कि वक्फ पर जो जेडीयू नीतीश कुमार का, लेकिन मैं मानता हूँ कि नहीं, ये नीतीश कुमार का कहीं से कोई डिसीजन है ही नहीं। बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है लोगों में जब चर्चा है तो नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के हैसियत से जो आप बातें कह रहे हैं कि यह निर्णय नीतीश कुमार का नहीं था, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द लोगों का था, तो ये कहीं ना कहीं जो है अपने आप में बहुत रिमार्केबल है और ऐसी पॉसिबिलिटी हो भी सकती है। जेडीयू क्या खत्म होने की कगार पर दिख रही है आफ्टर नीतीश? निश्चित तौर पे जेडीयू में जो सर्वमान्य नेता थे, मतलब देखिए एक गॉड पार्टिकल होता है, मतलब साइंस भी कहता है कि ये गॉड पार्टिकल होता है जिसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं, तो ये राजनीतिक दलों में भी होता है। ये कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इस वक्त बीजेपी में कौन है गॉड पार्टिकल आप जानते हैं, तो लगभग हर दल में होता है। तो जदयू में भी सबको किनारे करके एक समय में धीरे धीरे चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, या उनकी तरह के और भी बहुत सारे लोग, ब्रिसिन पटेल एक ज़माने में बड़े नेता हुआ करते थे, जीतन राम मांझी जैसे लोग थे, सबको धीरे धीरे किनारे करके अपने आप को सेंट्रल फोकल पॉइंट बना करके, गॉड पार्टिकल बना करके जदयू को एक करके और इतने लंबे समय तक सत्ता चलाने वाले जो नीतीश कुमार थे, उन्हीं के इर्द गिर्द पार्टी सिमटी हुई थी। आज अगर कोई कहे, आप देखिए ना, आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, प्रशांत किशोर हो, जिनको बड़ी उम्मीद से ये जनरल सेक्रेटरी और बिहार विकास परिषद के चेयरमैन वगैरह बनाकर नीतीश कुमार ले गए थे, कोई उनके साथ नहीं रहे। तो नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के तौर पे अब देखे गए हैं पिछले 10 सालों में, खास करके कि जिन्होंने 10 नहीं बल्कि मैं उससे ज़्यादा पहले कहूँगा, जब जॉर्ज फर्नांडिस का टिकट मुजफ्फरपुर से काट दिया गया था और उनको निर्दलीय लड़ना पड़ा था और उसी मुजफ्फरपुर से वो चुनाव हारे भी थे, तो वैसे नेता की अनुपस्थिति में आपको लगता है कि वो पार्टी एक रह पाएगी? कौन उसको एक रख पाएगा? संजय झा रख पाएंगे? विजय चौधरी रख पाएंगे? अब हम निशांत की भी बात कर लेते हैं। निशांत में वो मटेरियल दिखता है, वो अभी तक तो उनको अच्छे से लोग समझ नहीं पाए हैं ना, कुछ जो है उस ढंग से जो है उस पर्सपेक्टिव में जो है बात वो रख पाते हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है कि लोग नहीं जान पाए हैं, लेकिन ये कहना भी बिल्कुल मुझे ठीक ही लगता है कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें विरासत वाली एक परंपरा चली आ रही है कि मतलब कुछ दलों को छोड़ दे तो जो बड़े दल है वो भी और जो क्षेत्रीय दल है वो भी, खास करके क्षेत्रीय दलों में। तो जिस तरह से चिराग पासवान कर रहे हैं, अपने पिता की विरासत संभाल रहे हैं, तो लोग कनेक्ट करते हैं, जनता जो है वो कनेक्ट करती है, वो छवि एक अक्स जो है देखना चाहती है, और वो वही पार्टिकल होता है जिसके इर्द गिर्द फिर सारा कुछ घूमता है। नहीं तो देखिए, नीतीश कुमार
को कास्ट की पॉलिटिक्स में बांध के देखना बड़ी मूर्खता होगी। 2-2.5-3% उस उनकी आबादी है जिस कास्ट से वो आते हैं, 4% का मैक्सिमम है जिस जाति से वो आते हैं। तो उन्होंने उस जात की राजनीति नहीं की, उन्होंने जमात की राजनीति की। बाद में चल करके आधी आबादी की राजनीति करने लगे, जिसकी वजह से वो 20 साल से टिके हुए हैं यहाँ, और आज भी 12-13 लोकसभा सीट जीत जाते हैं इस हालत में भी। तो निशांत कुमार जैसे तेजस्वी यादव में लालू यादव जी का अक्स देखा जाता है, चिराग पासवान कोई बहुत आकाश से सुरखाव का पर लगा के नहीं उतरे हैं, इतने टैलेंटेड पॉलिटिशियन नहीं है वो, और नहीं तेजस्वी यादव इतने प्रतिभावान हैं, लेकिन उनको विरासत में कुछ चीज़ें मिली है। तो निशांत कुमार के साथ भी नीतीश कुमार की जो लिगेसी है वो जुड़ी हुई है। तो वो जो मैंने पार्टिकल कहा कि एक सेंट्रल फोकल पॉइंट, एक पावर होता है हर दल के भीतर, लोगों ने पशुपतिनाथ पारस को नेता नहीं माना। निशांत के जो है प्लांटेशन की अगर बात की जाए तो अभी महज एक चर्चा तक सीमित है। आपको क्या लग रहा है कब तक पूरी तरह से प्लांट कर दिया जाए? देखिए, नीतीश जी अनप्रेडिक्टेबल है, उनको लेकर के कोई भी पत्रकार कोई प्रेडिक्शन करने से बचता है कि वो कब कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, उनका क्या निर्णय होगा, कब किसको डिनर पर बुलाकर थाली खींच लेंगे, फिर जाकर थाली की जगह बड़ी सी हांडी लेकर चले जाएंगे। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कब निशांत आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार, हालांकि मुझे अब ये थोड़ा सा ये भी कहना पड़ रहा है कि क्या अब इस स्थिति में नीतीश जी हैं कि वो इन सब चीज़ों को जिन मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्या वो इन मुद्दों को बड़ी गंभीरता से समझ भी पा रहे हैं कि जदयू मेरे सक्रिय न रहने के बाद जदयू नहीं बचेगा, वो जदयू जिसकी एक बहुत खास तौर से जब बहुत सारे ऐसे वीडियोज आए हैं जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नीतीश जी साथ क्लियर लग रहा है, वो बार बार जो है उनको कहीं ना कहीं जो है रोकने की कोशिश करते हैं, हाथ से उनको जो है इशारा करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। तो आप जो ये बात कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार इस स्थिति में हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी बात। यही मैं कह रहा हूँ कि जो आपने जिक्र किया वीडियोज़ का, क्योंकि इस पर ऑफिशियली पार्टी की तरफ से या कहीं से भी कोई बयान उनके स्वास्थ्य को लेकर के आया नहीं है, सरकार की तरफ से भी नहीं आया है। कायदे से आना चाहिए था, अगर र्यूमर्स है तो उन र्यूमर्स को खारिज करना चाहिए था। और निशांत को आगे आकर, हालांकि उन्होंने शायद एक आध जगह बोला कि सब ठीक है और वो पिताजी चुनाव लड़ेंगे, और ये ठीक है, रूटीन एक स्टेटमेंट था। लेकिन आप देखिए ना, मतलब जो एक जनरल परसेप्शन बना है, और जो सवाल आपने वक्फ पर किया, मैं तो खुलकर कह रहा हूँ कि मुझे पूरा डाउट है, और मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये निर्णय नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार कम से कम ऐसा निर्णय नहीं ले सकते थे। तो निशांत कुमार की एंट्री की बात हम लोग कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब उतनी, मतलब मैं अब उस बात को उतनी मजबूती से नहीं रख पा रहा हूँ, इसलिए कि मुझे इस बात की आशंका है कि क्या नीतीश जी अब इस स्थिति में है कि वो निर्णय ले सके कि जदयू की कमान निशांत को सौंपी जाए। फ़ायदा नुकसान किसको होना है नीतीश के बाद? नहीं, देखिए, मैंने तो शुरू में कहा कि जब बफर एलिमेंट हट जाएगा, जो बफर स्टेट, आरजेडी को नुकसान होगा, फायदा होगा, या बीजेपी को? ये नहीं कह सकते कि ये प्रेडिक्शन होगा, ये भविष्यवाणी होगी कि किसको। हाँ, लेकिन इसमें फायदा दोनों दलों का है, क्योंकि जो बीच की एक कड़ी है वो खत्म हो जाएगी, आधा आधा बांट लेंगे, आधा बांट लेंगे। तो उसमें जो 20 साल तक पालकी ढोई है भाजपा ने नीतीश कुमार की, 40 सीट 50 सीट वाले दल को मुख्यमंत्री बना करके और उनकी हर शर्त को मान करके, आप देखिए उनकी पूरी राजनीति। बीच में इनको कुछ नहीं मिलेगा क्या? किनको? जो तीसरा विकल्प बनने की कोशिश में लगे हैं। देखिए, बिहार में बहुत सारे विकल्प हैं। आप एनडीए, मतलब प्रशांत जी की बात मैं कर रहा हूँ, आप जन स्वराज की बात कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर निश्चित तौर पे एक विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए वो, मुझे लगता है, पार्टी तो उन्होंने 6-8 महीने पहले बनाई, लेकिन कोशिश तो वो पिछले 3 साल से कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है 21-22 से वो पद यात्रा वगैरह कर रहे हैं, यही चंपारण से शुरू करके, और बड़ा मैक्रो लेवल पर वो गए हैं सब जगह, पंचायत में महीनों बिता दिया है उन्होंने। तो
मेहनत तो की है उन्होंने, हाल की उनकी रैली हुई है, उस रैली को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब है, बहुत सारे परसेप्शन है, हिट का फ्लॉप का, क्या होगा नहीं होगा। हालांकि उन्होंने फिर घोषणा की कि विद इन 10 डेज में लोगों के बीच जा रहा हूँ। तो जो उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में जो उनका प्रदर्शन था, लोग उसको बड़ा निगेटिवली देखते हैं। मैं थोड़ा उसको इसलिए अलग तरीके से देखता हूँ क्योंकि करीब 10% वोट पाना उपचुनाव में एक बिल्कुल नए पार्टी के लिए, अब लोग ये भी प्रेजेंस तो दिखा है। हाँ, उपचुनाव में एकदम से नकार कैंडिडेट का है, तो ये होता है, कैंडिडेट का हर जगह अपना वोट होता है, उसकी अपनी जाति का हो, अपनी कौम का हो, अपने मतलब समाज का हो, अपने काम का हो, तो वो वोट उतना उसका होता है। लेकिन आफ्टर ऑल वो वोट पार्टी का होता है। तो एक पार्टी के तौर पे वो एक उभार तो हुआ ही है उनका, 4 सीटों पे चुनाव लड़े, जमानत नहीं जब्त हुई, एक 2 सीटों पर बहुत अच्छा वोट भी उनको मिला। एक कोई अमजद है, उनको बड़ा अच्छा वोट मिला गया या कहीं से। तो एमएलसी चुनाव में भी जो एक विक्ट्री मिली, उससे एक पार्टी को मनोबल बढ़ा। लेकिन रैली में इस तरह भीड़ का न जुटना एक बड़ा नेगेटिव मैसेज गया है। देखिए नेगेटिव नहीं, देखिए अंसारुल भाई, देखिए हम लोग करीब 30 सालों से हम लोग जो राजनीति देख रहे हैं, जो समझने वाली राजनीति, उससे मतलब मान लीजिए कि 45-46 उम्र है तो 15 के बाद की राजनीति, 15 साल के बाद की, तो हम आपको याद होगा या हो सकता है शायद ना याद हो, आनंद मोहन नाम के एक नेता हुआ करते थे। बिल्कुल, शिवहर लोकसभा से अभी इसी वर्ष लवली आनंद जीती है। पहला चुनाव उन्होंने वैशाली लोकसभा का मध्यावधि भी पार्टी बनाई थी, मुझे याद है अच्छी तरह। और हवाई जहाज छाप जो है उनका नहीं, हवाई जहाज नहीं, तलवार और ढाल। अच्छा, तलवार और ढाल उनका बदला हुआ, बिहार पीपुल्स पार्टी उनकी। और जब 95 के चुनाव में आनंद मोहन घूमते थे पूरे बिहार में, तो लगता था क्रांति आ गई है। मुझे अच्छी तरह याद है, इसी मोतिहारी के जिला स्कूल और टाउन हॉल के मैदान में हम लोग देखने जाते थे उनको, कौन क्रांतिकारी आया है, कौन, मतलब लगता था सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आज़ाद है, इस तरह का आदमी, इतना कद्दावर नेता था वो आदमी। आज भी है, आज भी जीती उनकी पत्नी। वो आदमी 8 जगह 8 सीट से चुनाव हारे थे वो, विधानसभा 95 का। मतलब बहुत सारे नए लोगों को पता नहीं होगा, जिसमें शायद 22 सीटों पे चुनाव लड़े थे नहीं, और वो एक भी सीट नहीं जीते थे। वो खुद अकेले 8 सीट से चुनाव लड़े थे। आनंद मोहन अकेले 8 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े थे, बाकी तो पूरे बिहार में लड़े ही थे। और उनकी रैली में इतनी भीड़ आती थी जितनी भीड़ लालू जी की रैली में नहीं आती थी, नीतीश कुमार की रैली में नहीं आती थी, मैंने नहीं देखा है। मतलब जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के तौर पे आते थे जिला स्कूल के मैदान में, तो जितनी भीड़ उनकी रैली में हुआ करती थी 96, 98, 99 के दौर में, वो भीड़ हम लोगों ने 94, 95 में देखा आनंद मोहन की रैलियों में। तो भीड़ कहाँ चली गई? अगर भीड़ ही पैमाना है तो भीड़ कहाँ चली गई? इंदिरा गांधी के घर के सामने देवकांत बरुआ लॉरी में लोग भर कर खड़ा करवा देते थे और नारा लगवाते थे कि अम्मा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसी गफलत में आकर इंदिरा जी ने जो है देश में इमरजेंसी थोप दिया। तो भीड़ को वो पैमाना मत मानिए। नेता निकलेगा, जनता के बीच जाएगा, ठीक है। 15 का चुनाव याद करिए, लालू जी थे उस समय जेल से बाहर, और सिर्फ एक बयान आया था भागवत जी का कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और उस एक बयान ने 15 के विधानसभा चुनाव को पलट दिया। लालू जी में वो छवि, मतलब वो ताकत थी कि एक स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करना है। तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम आएंगे, ठीक है, वहाँ 50,000 लोग आए, 40,000 लोग आए, 1 लाख लोग आए। अगर उसी से सब कुछ होना होता तो मैंने आपको बेहतरीन उदाहरण दिया। आप इसको फ़ोटो तस्वीर निकालिए गूगल से, देखिए कि आनंद मोहन जी की रैलियों में क्या भीड़ हुआ करती थी।